स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आगे आने वाला भविष्य भारत का काफी हद तक तय होगा, क्योंकि रिजर्वेशन आजादी के बाद से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और आपको याद होगा 2019 में भारत सरकार ने यहां पर पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लाया था, चेंजेस किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसके तहत जो जनरल पब्लिक है जो कि रिजर्वेशन से बाहर थी, इकोनॉमिक बेसिस पर उनको 10% का कोटा दिया गया था, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा कहा जाता है। इसका फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया और आप देख सकते हैं 3:2 का स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। टोटल 5 जजों की ये पूरी बेंच बैठी थी और 3 ने इसके समर्थन में फैसला लिया है और 2 ने अगेंस्ट में फैसला लिया है। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, यहां पर किसने क्या कहा, रीजन क्या दिया गया है, मेजॉरिटी और डिसेंट व्यू का काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारा यूपीएससी का बैच है वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसके अंदर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, यू कैन यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ मेंटरशिप दिया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन होता क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा 2019 में लोकसभा का चुनाव था, उसके जस्ट पहले भारत सरकार ने 103rd अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसके तहत 2 नए आर्टिकल ऐड कर दिए गए, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6। एक्चुअली क्या है, हमारे देश के अंदर आप देखोगे हमारे संविधान के अंदर रिजर्वेशन उन्हीं को दिया जा सकता है जो कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, सॉरी इकोनॉमिकली नहीं, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जैसे ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, इन्हीं को रिजर्वेशन दिया जा सकता था। लेकिन यहां पर भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि हम ये जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक बेसिस पर देंगे। मान लो किसी के पास एक पर्टिकुलर लैंड ही है, मान लो किसी के पास एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इकोनॉमी के बेसिस पर पहली बार भारत सरकार ने यह रिजर्वेशन लाने की सोची। और इसी की वजह से यहां पर, क्योंकि संविधान के अंदर ऐसा था नहीं, उसके अंदर बदलाव करने की जरूरत पड़ी। और आप देख सकते हो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इसके अंदर चेंजेस किए गए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चेंजेस हैं ये किया गया था एक रिकमेंडेशन के द्वारा। एक कमीशन बनाई गई थी यूपीए सरकार के द्वारा 2005 में, विच वाज हेडेड बाय मेजर जनरल SR सिन्हो, और इन्होंने 2010 में रिपोर्ट सबमिट की थी। उसी के बेसिस पर, उसी का हवाला देते हुए भारत सरकार ने 2019 में संविधान में संशोधन किया और यहां पर इकोनॉमिक के बेसिस पर पहली बार चेंजेस किया, जिसकी वजह से जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है और हायर एजुकेशन होता है उसमें यहां पर 10% का कोटा ले आया गया। क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे हमारे राज्य के अंदर क्या होता है, 50% कोटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है फॉर SC, ST एंड OBC, लगभग 50% के आसपास। तो यहां पर 10% और जो कोटा है वो रख दिया गया फॉर द जनरल पब्लिक, बाकी के लोगों के लिए, इनके लिए नहीं था ये, SC, ST और OBC के लिए इसमें अंदर नहीं था, लेकिन बाकी के जो लोग हैं जो कि कोटा से बाहर थे लेकिन इकोनॉमी के बेसिस पर काफी ज्यादा कमजोर थे, उनको ये कोटा दिया गया। अब यहां पर क्या हुआ कि क्योंकि संविधान के अंदर संशोधन किया गया था, बहुत सारे लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन उठाया और इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फाइनली ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में गया और आज सुबह सुबह ये फैसला आया है। और इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट के माध्यम से इसको वैलिड करार दिया है। मतलब ये जो 10% का कोटा चल रहा था ये अब चलता रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की मोहर लग गई है। इसके अंदर टोटल 5 जज थे, जिसके अंदर आप देख सकते हो खुद जो चीफ जस्टिस हैं यूयू ललित, वो भी इसी के अंदर थे। तो ये जो 5 जजों की बेंच है दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और S रविंद्र भट्ट, ये 2 लोगों ने इसके अगेंस्ट में फैसला सुनाया, डिसेंट व्यू रखा इस जजमेंट के अंदर। और जो बाकी के 3 हैं, दैट इज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी बेसिकली एक वुमेन चीफ जस्टिस हैं,
इस पूरे 5 जजों की बेंच में, और जेबी पर्दीवाला। तो इन तीनों ने इसके हक में फैसला सुनाया और बाकी के दो ने यहां पर इसका डिसेंट व्यू लिया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो आज जजमेंट पढ़ा जा रहा था, तो उसके स्टार्टिंग में ही चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कह दिया कि यहां पर जो जजमेंट आया है उसमें 4 प्रकार के आपको जजमेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहां पर जो जजमेंट है वो वर्डिक्ट अनाउंस किया गया बाय जस्टिस माहेश्वरी। जस्टिस माहेश्वरी ने क्लियर कट कह दिया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था भारत सरकार ने 2019 में 10% कोटा प्रोवाइड करने का, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं करता है। मैंने आपको बताया ना यहां पर कि संविधान के अंदर ये आप देख सकते हो कि ऑलरेडी दिया गया था कि सिर्फ सोशो और एजुकेशन के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, इकोनॉमी के बेसिस पर नहीं दिया जा सकता। तो क्योंकि भारत सरकार ने पहली बार इकोनॉमी के बेसिस पर रिजर्वेशन लाया, तो कई लोगों ने क्वेश्चन रेज किया कि क्या इससे जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वॉयलेट होता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, जो मैंने आपको बोल रहा था कि जस्टिस माहेश्वरी का मानना है कि नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं करता और इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड है। इसके अलावा जस्टिस त्रिवेदी, उन्होंने ये कहा कि देखो ये वैलिड तो है, लेकिन हमें इसको रिविजिट करने की जरूरत है। जो पूरा ओवरऑल रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे देश के अंदर, उसको हमें वापस से रिविजिट करना चाहिए और एक टाइम स्पैन लाना चाहिए कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल कब तक हम ये रिजर्वेशन देंगे, उसको हमें निर्धारित करना चाहिए। ऐसा यहां पर जस्टिस त्रिवेदी का कहना था। ऑल्दो इन्होंने उसके हक में फैसला सुनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक टाइम स्पैन होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर जस्टिस पर्दीवाला ने भी यही कहा कि हम इसके वैलिड में फैसला सुनाते हैं, लेकिन यहां पर भी अगेन हमें रिविजिट करना पड़ेगा जो पूरा रिजर्वेशन का पॉलिसी है। लेकिन बाकी के जो 2 जज थे, जस्टिस भट्ट, उन्होंने यहां पर कहा कि जो एससी और एसटी और ओबीसी को बाहर रखा गया इस रिजर्वेशन में से, मैंने आपको बताया ना ये 10% का जो कोटा है, इसमें सिर्फ बाकी की जो पब्लिक थी, मतलब जिनके पास ऑलरेडी रिजर्वेशन नहीं था, उनके लिए ही 10% का इकोनॉमी के बेसिस पर कोटा है। बाकी जिनके पास ऑलरेडी रिजर्वेशन था, एससी, एसटी और ओबीसी, वो इसके अंदर यहां पर हक नहीं ले सकते। तो इसी का हवाला दिया जस्टिस भट्ट ने और ये कहा कि ये गलत है, आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते एससी और एसटी, ओबीसी को, इनको भी इंक्लूड करना चाहिए था। सेम यही चीज सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित का भी कहना था कि मैं भी यहां पर डिसेंट व्यू देता हूं और एससी, एसटी और ओबीसी को इससे बाहर करना ये एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेटरी होगा। मैं आपको फर्दर थोड़ा सा मेजॉरिटी और जो डिसेंट व्यू है वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम मेजॉरिटी व्यू की बात करें तो यहां पर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का कहना था कि ये जो पूरा मुद्दा है उसमें 3 मेन आपको चीजें देखने को मिलेगी, 3 चीज के ऊपर फैसला सुनाना था। सबसे पहला क्या है कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था सरकार ने, भारत सरकार ने 2019 में, जहां पर रिजर्वेशन दिया जा रहा था सोनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है कि नहीं, ये सबसे पहला क्वेश्चन था जजों के सामने। दूसरा क्वेश्चन था कि एससी, एसटी और ओबीसी को इससे बाहर करना, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये। और तीसरा क्वेश्चन आपको याद होगा दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रिजर्वेशन है, टोटल रिजर्वेशन, वो 50% की सीलिंग से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये यहां पर 1990s में स्टार्टिंग में जब पूरा मामला चल रहा था रिजर्वेशन का, तो उस समय यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल्दो अभी आप देखोगे तो कुछ राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। तो क्या 50% से ज्यादा यहां पर एक्स्ट्रा 10% देना, क्या ये सही है कि गलत है, ये तीसरा क्वेश्चन था। तो यहां पर जो जजों का व्यू आया है, उन्होंने कहा है कि ये तीनों में से कोई भी चीज वॉयलेट नहीं करती है। मतलब जो मेजॉरिटी व्यू है वो ये कहता है कि ये तीनों में से कोई भी चीज वॉयलेट नहीं करती है बेसिक स्ट्रक्चर को, और ये बिल्कुल सही है। 50% के ऊपर भी सीलिंग जो तोड़ा गया है वो भी ठीक है, लेकिन इसका कारण क्या दिया जजों ने, ये मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। देखो, यहां पर जजों ने जो लिखा है इसके अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहला लिखा गया है जस्टिस माहेश्वरी जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से जो स्टेट है, मतलब जो सरकार है, वो इंक्लूसिव अप्रोच अपनाती है। मतलब जिनके पास कोई चीज की कमी है उन तक अगर कोई संसाधन पहुंचाना है, तो ये जो इंक्लूसिव अप्रोच होता है वो राज्य तभी पहुंचा पाएगा जब यहां पर कोई वो उसके पास पावर होगी। यहां पर रिजर्वेशन का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ सोशल और एजुकेशन के बेसिस पर ही रिजर्वेशन दिया जाए, यहां पर इकोनॉमी के बेसिस पर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जैसे जस्टिस त्रिवेदी का अगर आप आर्गुमेंट देखोगे तो उन्होंने यहां पर भी यही चीज कहा है कि स्टेट हैज कम आउट विथ एन अमेंडमेंट, मतलब कि सरकार ऑलरेडी पार्लियामेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई है, यहां पर जितने भी पार्टीज हैं उन्होंने समर्थन दिया है,
तब जाकर ये 10% वाला जो कोटा है वो आपका हो पाया है, और ये प्रॉपर अमेंडमेंट के तहत ही ये सारी चीजें हो पाई, तो इसमें कोई गलत नहीं है। इट कैन नॉट बी सेड टू बी अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो मेजॉरिटी व्यू है उनका यह कहना है कि हमें इसको अलग कैटेगरी की तरह नहीं देखना चाहिए। मतलब कि यहां पर ये जो EWS है इसको हमें एक सेपरेट क्लास की तरह देखना चाहिए। जिस तरह से SC ST ये अपने आप में अलग अलग क्लास हैं, उसी प्रकार से EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये भी अपने आप में एक क्लास है। जस्ट एज इक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली, अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। और इसलिए ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा संशोधन किया गया था वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कि यहां पर जजों ने ये भी बोला है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन तक ही रखना चाहिए। अगले 10 साल 15 साल 20 साल, आपको याद होगा देश आजाद हुआ था जब ये बना था तब इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन था, लेकिन ये इसको लगातार संशोधन करके इसको आगे बढ़ाता गया। तो ये तो आपका हो गया मेजॉरिटी व्यू। जहां तक डिसेंटिंग व्यू की बात है, आपको इसमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। देखो यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यूयू ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट, वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो इसके अगेंस्ट में फैसला सुना रहे हैं। उनका ये कहना है कि आपको रिजर्वेशन देना था तो चलो ठीक है, आपने रिजर्वेशन दिया इकोनॉमिक के बेसिस पर, लेकिन यहां पर क्योंकि आपने SC ST और OBC को इससे बाहर रखा है, जो SC ST और OBC हैं, जो पुअर हैं, उनको आपने इनसे बाहर रखा है, ये चीज यहां पर गलत है। ऐसा यहां पर डिसेंटिंग व्यू में जजों ने बेसिकली कहा है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट एक्सक्लूजन, और इसी की वजह से जो हमारा सोशल जस्टिस का फैब्रिक है, फैब्रिक ऑफ सोशल जस्टिस एंड जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहां पर वॉयलेट होता है। जैसे कि यहां पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह रखा है कि आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(4) ये इक्वालिटी प्रिंसिपल पर निर्भर करते हैं, और इसकी वजह से हमें जो बाकी के जो लोग हैं उसको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। अगर SC ST और OBC को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन नहीं होता, तब हम इसके पक्ष में फैसला सुना देते। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं था, इसलिए इसका डिसेंटिंग व्यू दिया गया है। एंड दे ऑल्सो ओपाइंड अगेंस्ट ब्रीचिंग द 50% लिमिट। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 50% का ये जो लिमिट क्रॉस हो रहा है ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली इससे होगा क्या कि एक प्रकार का कंपार्टमेंटलाइजेशन बनने लग जाएगा। मतलब कि हर एक पर्सन के लिए एक प्रकार का रिजर्वेशन है, SC के लिए इतना रिजर्वेशन, ST के लिए इतना रिजर्वेशन, मतलब ये कंपार्टमेंट में बढ़ जाएंगे। ओवरऑल चीज़ों को जो इक्वालिटी हम लाना चाहते हैं देश के अंदर, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। तो ये दोनों तरफ का व्यू था दोस्तों। आई होप कि अभी अभी ये जो जजमेंट आया है इससे रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको अभी तुरंत बता दिया। आपका क्या सोचना है इसको लेकर, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या बता सकते हो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Hi, my name is Manisha Sharma and I have subscribed to the Study IQ Live Foundation course. UPSC CSE exam requires hard work and proper guidance, and Study IQ is the platform that provides proper guidance as well as one-to-one mentorship program. UPSC Live Foundation course is for prelims as well as for mains. It provides live classes, live doubt clearing session, PDF and PPT notes as well as handwritten notes and many more at a very affordable price. I am very much thankful to the Study IQ for such a great platform, and I am also very much thankful to my mentor for helping me, for clearing my doubts and for providing me a good advice. Thank you Study IQ. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।